हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की हमारी क्लास के अंदर हमने हमारी ऑलरेडी दो क्लासेस इस चैप्टर में हो गई है। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 8, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी क्लास 1 जो गई थी, हमारे इंट्रोडक्शन के बेसिस पे गई थी, और क्लास 2 के अंदर हमने एनबीएफसी स्टार्ट किया था। एनबीएफसी क्या होता है, एनबीएफसी कितने टाइप्स का एनबीएफसी होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आज हमारा नेक्स्ट फर्दर टॉपिक हम एनबीएफसी से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एनबीएफसी। कि भाई अगर आप एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट है, एनबीएफसी के बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट है कि एनबीएफसी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। पहला बेनिफिट है कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट आप ये काट सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। अब इसमें क्या है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो एनबीएफसी क्या है, ये कहना चाह रहा है कि भाई एनबीएफसी अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करती है। एनबीएफसी क्या करती है, अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करती है। अफोर्डेबल लोन एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करती है। तो जिसमें प्रॉपरली क्या रहता है, स्ट्रक्चर्ड होते हैं प्रॉपरली। तो ये भी क्या है, एक कॉम्पिटिटिव रेट, इंटरेस्ट रेट पे आपको क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। समटाइम्स ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये बैंक के मुकाबले या बैंक के लोन जो इंटरेस्ट रेट है उसके मुकाबले भी कम होता है। ठीक है ना। तो एनबीएफसी का इनकॉर्पोरेट करने का पहला एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। मतलब इनका जो मेन फोकस होता है एनबीएफसी का मेन फोकस होता है किस, एनबीएफसी बेसिकली किस एरिया में ज़्यादा फोकस करती है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट के इक्वल लेके आना, या बैंक जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है उससे इक्वल लेके आना, या फिर बैंक के इंटरेस्ट रेट से भी कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों को अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड कराना, जिसमें वो एक ईएमआई, एक मंथली ईएमआई के बेसिस पे क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, जिसमें वो रिपेमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, क्विक प्रोसेसिंग। क्विक प्रोसेसिंग, भाई अगर कोई पर्सन बैंक से लोन लेता है तो बैंक से लोन लेने के लिए काफ़ी सारी क्या होती है, फॉर्मेलिटीज होती है। बैंक से अगर कोई पर्सन लोन लेता है, काफ़ी सारी क्या होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, काफ़ी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, काफ़ी सारी आपको एप्लीकेशन, काफ़ी सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं। बट एनबीएफसी से लोन लेना थोड़ा क्या है, लीनियंट है, लीनियंट है। एनबीएफसी क्या करती है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो एनबीएफसी आपको इमिडिएटली क्या कर सकती है, पैसा प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है ना। एक कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको, एक कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्या कर सकती है, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्विकली आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है। अगर आपको इमरजेंसी है, पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा इमरजेंसी में चाहिए, तो बैंक के मुकाबले एनबीएफसी आपको क्या करती है, क्विकली लोन प्रोवाइड कराती है। क्लियर है। तीसरा, लेस रूल्स एंड रेगुलेशन। एनबीएफसी जो इनकॉर्पोरेट होती है वो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, और रेगुलेट किसके अंदर होती है, आरबीआई के अंदर रेगुलेट होती है।
समझ आ गए। और जो आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन है जो बैंक के ऊपर काफी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होते हैं, बैंक के मुकाबले आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशन है वो एनबीएफसी पे स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं होते। समझ आ गए। तो ये हेल्प करता है बोरोअर की कि बोरोअर लोन आसानी से ले सकता है। इनकी जो लैंड लोन प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, काफी कॉम्प्लिकेट नहीं होती। तो एनबीएफसी क्या करते हैं, एनबीएफसी में रूल रेगुलेशंस क्या होते हैं एज कंपेयर टू बैंक थोड़ा लीनियंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको आसानी से क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है, लेस रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। लास्ट रिसोर्ट ऑफ बोरिंग, एक पर्सन के लिए मान लो किसी को इमरजेंसी में पैसा चाहिए, अगर किसी को बैंक से पैसा नहीं मिला, कहीं से पैसा नहीं मिला, तो एनबीएफसी क्या होता है, लास्ट रिसोर्ट होता है, लास्ट दरवाजा होता है जहां से आपको क्या मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। एनबीएफसी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट proper propellants of ushering finance into country. They are the last resort of the borrower. Further, agility is the key feature of NBFC as it set the bank apart. Bank function sure as compared to NBFC. मतलब ये कहना चाहता है कि भाई किसी भी पर्सन के लिए अगर कोई बोरिंग चाहिए, बोरिंग के लिए एनबीएफसी क्या है, लास्ट रिसोर्ट है। एनबीएफसी बैंक के मुकाबले क्या करती है, आपको क्विकर लोन प्रोवाइड करती है। कार्टर, कार्टर कस्टमर नीड, कार्टर का मतलब होता है पूरा करना, फुलफिल करना। कस्टमर्स की जो ज़रूरतें होती हैं एक एनबीएफसी उनको क्या करती है, प्रॉपरली अच्छे से पूरा करती है। अनदर मेजर एडवांटेज ऑफ एनबीएफसी इज द ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कस्टमर इज प्रोफाइल एंड द नीड फॉर देयर क्रेडिट विच गिव देम एन एज as their ability to customize their product according to the client need. The continued better performance from the NBFC has given rise to an uptick of 50% customer satisfaction. मतलब बैंक के मुकाबले 15% ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहाँ है, एनबीएफसी के अंदर। एनबीएफसी कस्टमर की ज़रूरतों को देख के क्या करती है, अलग अलग लोन्स को डिज़ाइन करती है। समझ आ गई, अलग अलग फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड करती है, तो ये कस्टमर्स की ज़रूरतों को भी पूरा करती है। लोन अवेलेबल फॉर द इंडिविजुअल विद पुअर क्रेडिट रेटिंग, भाई जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब है, बैंक उनको क्या नहीं देती, लोन नहीं देती। बैंक उनको सोचती है कि हमारा हाईली यहाँ पे क्या है, रिस्क है। लेकिन इस सिचुएशन में भी अगर किसी पर्सन की क्रेडिट रेटिंग 600 से 650 तक की है, जहाँ पर बैंक से लोन मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उस सिचुएशन में एनबीएफसी भी चाहे एक पुअर क्रेडिट रेटिंग हो पर्सन की, लेकिन उसको क्या प्रोवाइड कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है। उनके लिए भी क्या होता है, लोन अवेलेबल होता है। समझ आ गए। तो ये क्या है, एक एनबीएफसी को बनाने के बेनिफिट है। आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं। एक बैंक में और एक एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी। बैंक जो होता है, बैंक में हम क्या करते हैं, बैंक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और जिसमें से विड्रॉवल की सर्विसेज कर सकते हैं, विड्रॉवल बाय चेक कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। लेकिन एनबीएफसी जो है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। बैंक डिपॉजिट और विड्रॉवल ऑफ मनी का काम करता है। आप बैंक में पैसा जमा करा सकते हो, बैंक में से पैसा चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू निकलवा सकते हो, लेकिन एनबीएफसी के अंदर ये चीज़ नहीं है। एनबीएफसी क्या है, एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एनबीएफसी क्या है,
financial institutions that is no that is into lending or investment or collecting money under any scheme of arrangement। जो क्या करते हैं, जिनका मेन बिजनेस, एनबीएफसी का मेन बिजनेस क्या होता है, एनबीएफसी इज मेन बिजनेस जो होता है वो लैंडिंग का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, लैंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, ये किसका होता है, ये एनबीएफसी का होता है। एक बैंक के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन लगता है 1949। एक बैंक के ऊपर कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है। एक बैंक के ऊपर आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एप्लीकेबल होता है, समझ आ गए। और एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई एक्ट 1934 और कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाकर चलता है। तीसरा, स्कोप ऑफ बिजनेस फॉर बैंक इज लिमिटेड। स्कोप ऑफ बिजनेस ऑफ, भाई जो बैंक का बिजनेस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड चीजों के लिए ही बैंक क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। लेकिन एनबीएफसी जो अपने काम करती है वो अदर देन फाइनेंस भी काम कर सकती है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, समझ आएगी। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट आर क्विट स्ट्रिजेंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग इज कंट्रोल बाय आरबीआई। मतलब बैंक के केस में अगर लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए लाइसेंस लेने की जो रिक्वायरमेंट है, जो फॉर्मेलिटीज है, काफ़ी क्या है, काफ़ी स्ट्रिजेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एनबीएफसी। अगर कोई भी बैंक अपनी शेयर होल्डिंग को ट्रांसफर करना चाहता है तो पहले उसे आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन एनबीएफसी को बनाना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को बनाना एज कम्पेयर टू बैंक इजी होता है, समझ आ गए। लोन सैंक्शन प्रोसेस, बैंक के अंदर जो लोन सैंक्शन प्रोसेस होती है वो काफ़ी क्या होती है, स्ट्रिक्ट होती है, स्ट्रीजेंट होती है, स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन एनबीएफसी के अंदर लोन सैंक्शन प्रोसेस जो होती है इजी होती है, फास्ट होती है। पॉइंट नंबर 6, रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस, नो नॉन बैंकिंग एक्टिविटी कैन बी कैन। बैंक सिर्फ बैंकिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, बैंकिंग एक्टिविटी से अलग कोई दूसरी नॉन बैंकिंग एक्टिविटी बैंक नहीं कर सकते। लेकिन एनबीएफसी अदर सर्विसेज भी है ना, तो अदर सर्विसेज भी एनबीएफसी प्रोवाइड करा सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक के अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है, एनबीएफसी के अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। क्लियर है। पॉइंट नंबर 8, प्रिविलेजेस, कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ रिकवरी अंडर SARFAESI एंड डेट रिकंसिलिएशन लॉ। ये कहना चाहता है कि भाई मान लो किसी बैंक ने लोन दिया किसी पर्सन को, तो एज पर दी SARFAESI एक्ट, एज पर दी डेट रिकवरी टर्मिनल लॉ के तहत वो अपने लोन को क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। लेकिन ऐसा प्रिविलेजेस किसको नहीं है, ऐसा प्रिविलेजेस एनबीएफसी के पास नहीं है, एक्सेप्ट 196 सेक्शन को छोड़ के, जहां पर स्पेसिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि एनबीएफसी के पास SARFAESI एक्ट में क्या पावर है, ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई बैंक के अंदर 74% तक की प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या है, एफडीआई अलाउ है, 74%। भाई बैंक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई 74% टू प्राइवेट सेक्टर बैंक को अलाउ है। एनबीएफसी को 18 एक्टिविटीज के लिए, सिर्फ 18 कामों के लिए 100% एफडीआई अलाउ है। मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व रेशियो, इट इज कंपल्सरी फॉर बैंक टू मेंटेन रिजर्व रेशियो। बैंक के लिए मैंडेटरी है रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना, लेकिन एनबीएफसी हैव टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो ऑफ डिपॉजिट स्पेसिफाइड इन सिक्योरिटीज, नो सच रिक्वायरमेंट फॉर नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। प्रायोरिटी सेक्टर कंटेन मिनिमम एक्सपोजर टू प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल। बैंक के ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर जो नॉर्म्स होते हैं वो एप्लीकेबल्स होते हैं, लेकिन एनबीएफसी के ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं होते। ये क्या है, ये डिफरेंसेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं।
अब हमारे पास आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी का इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? एनबीएफसी क्या होती है? कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो अगर भी किसी भी एनबीएफसी को पहले कंपनी है बनना है तो उसको अंडर दी कंपनीज एक्ट अपने आप को क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। पहले अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। द एनैक्टमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 impacted many area including bank and NBFC. However, there have been no major change in the incorporation the NBFC under new act. Accordingly, non-banking financial company are company incorporated under the Companies Act. जिस तरह से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, सेम उसी तरह से एनबीएफसी भी वही स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर, और जिसका मेन बिजनेस एमओए में उसको बताना पड़ेगा उसका मेन बिजनेस क्या होगा, लैंडिंग, क्रेडिट मेकिंग, इन्वेस्टमेंट, ये इसका क्या होता है, मेन बिजनेस होता है। समझ आ गए भाई? जो प्रोसीजर होता है जैसा एक दूसरी कंपनी का होता है, एक नॉर्मल कंपनी का होता है स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर, सेम प्रोसीजर होता है एनबीएफसी का भी। लेकिन यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है, द जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है, प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ, जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है एनबीएफसी का, जो उसको अपने मेमोरेंडम में बताना पड़ेगा, वो क्या होगा, शैल बी लैंडिंग, लैंडिंग का बिजनेस, क्रेडिट मेकिंग इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, क्रेडिट मेकिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर, स्टॉक, लीज का बिजनेस, हायर परचेज का बिजनेस, इंश्योरेंस का बिजनेस, चिट बिजनेस, रिसीविंग डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो एनबीएफसी के मेजरली ये बिजनेस उसको अपने मेमोरेंडम के अंदर बताने पड़ेंगे। बाकी नॉर्मल जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस पढ़ा है, वो सारे का सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम हैज अदर कंपनी। क्लियर है? जब एक बार एज अ कंपनी ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, फिर इसको अपना रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा किसके पास, आरबीआई के पास। भाई एनबीएफसी का बिजनेस कर रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का बिजनेस कर रही है, तो भाई इसको फिर आरबीआई के पास भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इन टर्म ऑफ सेक्शन 45 IA of the RBI Act 1934, no non-banking financial company shall commence or carry on the business of non-banking financial institution without obtaining certificate of registration issued by the Reserve Bank of India। यहाँ पे बैंक क्या है, यहाँ पे आरबीआई है। भाई कोई भी कंपनी, कोई भी एनबीएफसी तब तक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बिजनेस नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने आप को रजिस्टर ना करा ले, जब तक कि वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना ले ले, किससे, रिजर्व बैंक से। और एनबीएफसी की मिनिमम नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? एक एनबीएफसी का क्या होना चाहिए, मिनिमम जो नेट ऑन फंड होंगे, नेट ऑन फंड वो कितने होंगे, 25 लाख के। उसके क्या होंगे, मिनिमम नेट ऑन फंड कितने होंगे, 25 लाख के होंगे। Having the net on fund of 25 lakh rupees or such other amount not exceeding 100 करोड़ रुपीस, और मैक्सिमम कितने होंगे, 100 करोड़ रुपीस। समझ आ गए? जो कि आरबीआई ने बता दिया है। Further, in term of power given to Reserve Bank to the obviate dual registration, dual regulation, certain category of NBFC which are regulated by other regulator are exempt from the requirement of registration with RBI। ये कहना चाह रहा है कि भाई कुछ अलग तरह की एनबीएफसी कई तरह की होती है, मतलब ऐसी एनबीएफसी लिखो, ऐसी एनबीएफसी जो
दूसरे रेगुलेटर के अंदर, जो दूसरे रेगुलेटर के अंडर रेगुलेट होती है, तो उन एनबीएफसी को आरबीआई से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। समझ आ गई भाई? ऐसी एनबीएफसी जो किसी दूसरे रेगुलेशन के अंदर क्या होती हैं, रेगुलेट होती हैं, तो उनको जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट रहती है आरबीआई के पास, इनके करवाने की जरूरत नहीं होती। वो कौन सी एनबीएफसी है जो आरबीआई के अंडर रेगुलेट ना होके किसी दूसरे रेगुलेटर के अंदर रेगुलेट होती है? पहली, जैसे वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड ये किसके अंडर आती हैं? ये आरबीआई के अंडर नहीं आती है, सेबी के अंडर आती है। मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी ये भी सेबी के अंडर आती है, सेबी के अंडर आती है। स्टॉक ब्रोकिंग ये भी सेबी के अंडर आती है। इनको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? इनको ये काम करने के लिए सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चौथा, इंश्योरेंस कंपनी, इनको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? इनको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडीए के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर किसी को निधि कंपनी का काम करना है तो उसे एज अ निधि अंडर द कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, निधि कंपनीज एक्ट। और चिट फंड कंपनी तो उसे एज अ चिट फंड एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हाउस फाइनेंस कंपनी को नेशनल हाउसिंग बैंक के पास क्या कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो मतलब कुछ अलग तरह की भी एनबीएफसी होती है जो अलग अलग रेगुलेटर के अंदर क्या होती है, रेगुलेट होती है। तो जो उनका रेगुलेटर होता है उसी रेगुलेटर के पास उनको क्या कराना पड़ता है? अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। बट ये है कि भाई अगर कोई भी एनबीएफसी ये काम करना चाहती है तो जो भी उसका रेगुलेटर है वो उससे क्या करेगी? रजिस्ट्रेशन कराएगी। और उसका जो नेट ऑन फंड होना चाहिए मिनिमम वो 25 लाख का होना चाहिए। और मैक्सिमम जो डिसाइड किया गया है आरबीआई के द्वारा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 करोड़ तक का होके यहाँ पर 100 कितने तक का हो सकता है? 100 करोड़ तक का होके यहाँ पर चल सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एनबीएफसी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एनबीएफसी। एक एनबीएफसी को रजिस्टर करने का क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है? जब एक एनबीएफसी, जब एक कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाती है ना, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एनबीएफसी मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। द कंपनी शुड इंश्योर दैट कि भाई इट शुड हैव मिनिमम वन डायरेक्टर फ्रॉम एनबीएफसी बैकग्राउंड, या फिर सीनियर बैंकिंग हैज अ फुल टाइम डायरेक्टर इन द कंपनी। भाई कहना चाह रहा है कि भाई डायरेक्टर का कम से कम एनबीएफसी के अंदर एक डायरेक्टर ऐसा होगा जिसके पास बैंक, किसी सीनियर बैंकर का या एनबीएफसी बैकग्राउंड से उसके पास क्या हो? एक्सपीरियंस हो। मतलब एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो एनबीएफसी बैकग्राउंड से हो या फिर कोई सीनियर बैंकर हो। समझ आ गई? वो कौन बनेगा? वो फुल टाइम डायरेक्टर की तरह काम करेगा। कंपनी का क्लीन सिविल रिकॉर्ड होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनबीएफसी फाइनेंस बिजनेस। कंपनी को जो ये बिजनेस करना चाह रही है उसकी पूरी क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंपनी को पता होना चाहिए कि किस तरह से ये बिजनेस होता है। तो मतलब जब एक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो फिर वो आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले उसको ये 2-3 कंडीशन फुलफिल करनी है कि जिससे उसका एक डायरेक्टर है
वो कहाँ से होना चाहिए, एनबीएफसी बैकग्राउंड से होना चाहिए या कोई सीनियर बैंकर होना चाहिए। कंपनी का सिविल रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, और जो ये बिजनेस है एनबीएफसी का और या फाइनेंस का बिजनेस है, कंपनी को उसकी क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समझ आ गए? Every non-banking financial company shall make an application for registration to the bank. यहाँ पे बैंक कौन है, आरबीआई, in such form as will be specified. भाई जो आरबीआई के, जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर जो भी बता रखा है कि भाई इस तरीके से एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एप्लीकेशन लगाएगी, उसी तरीके से प्रॉपर एप्लीकेशन लगा के आकर चलेगी। द बैंक for the purpose of considering the application for registration may require to be satisfied by inspection of books of non-banking financial company, otherwise that the following condition are fulfilled. भाई जब एक बार एप्लीकेशन आरबीआई के पास आ जाएगी, जब आरबीआई के पास एप्लीकेशन आएगी, आरबीआई क्या कर सकता है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी चेक कर सकता है, और किसी भी कंपनी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर करने के लिए कुछ कंडीशन उसे फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, दैट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज और शैल बी इन द पोजीशन टू पे प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर इन फुल हैज एंड व्हेन देयर क्लेम अकर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जो भी डिपॉजिटर अपना पैसा एनबीएफसी में डिपॉजिट करेंगे, तो एनबीएफसी के पास इतना फंड होना चाहिए कि वो एक साथ या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में उनके पास इतना फंड होना चाहिए एनबीएफसी के पास कि वो जब भी वो क्लेम करें उनके क्लेम को वो पे कर सकें। दूसरा, अफेयर ऑफ एनबीएफसी कंपनी आर नॉट बिग और आर नॉट लाइकली टू बी कंक्लूडेड इन अ मैनर detrimental to the interest of its present और future deposits। ये कहना चाह रहा है कि भाई ना ही एनबीएफसी का जो बिजनेस है, एनबीएफसी के जो अफेयर है, इस तरह से कंडक्ट नहीं होने चाहिए कि भाई वो क्या है, वो जो डिपॉजिटर्स हैं, जो प्रेजेंट डिपॉजिटर्स हैं या आने वाले डिपॉजिटर्स हैं, उनके हित में क्या हो, अंगेंस्ट हो, उनके हित के खिलाफ। that the general character of the management or proposed management of NBFC company shall not be prejudicial to the public interest or interest of depositor। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो मैनेजमेंट है, या तो करंट मैनेजमेंट या कोई आने वाली फ्यूचर में प्रपोज मैनेजमेंट, भाई वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वो किसके खिलाफ हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो या वो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। Non-banking financial company has adequate capital structure and earning prospectus। भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास प्रॉपरली क्या होगी, एडुकेट कैपिटल होनी चाहिए, एडुकेट कैपिटल स्ट्रक्चर एक नॉन बैंकिंग कंपनी के पास होना चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? ये सारी कंडीशंस हैं, आरबीआई पहले इन कंडीशंस को चेक करेगा, उसके बाद ही आपको एक एनबीएफसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा। The public interest shall be served by the grant of certificate of registration to the non-banking financial company to commence or to carry on business of India। ये कहना चाह रहा है कि भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तभी काम कर सकती है जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। The grant of certificate of registration shall not be prejudicial to the operation and consolidation of financial sector, consistent with the monetary stability, economic growth, considering such other relevant factor which the bank may by notification in the official gazette specify। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो सर्टिफिकेट दिया गया है, वो सर्टिफिकेट फाइनेंशियल सेक्टर के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। एक बार जब बैंक को लगा, द बैंक में आफ्टर बीइंग सेटिस्फाई द अबव कंडीशन, जितनी भी ये कंडीशन ऊपर बता रखी है ए से लेके जी तक, अगर एक बार बैंक को लगा कि भाई हाँ ये सारी की सारी कंडीशन बैंक सेटिस्फाई कर रहा है, तो बैंक उसको क्या कर सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे के यहाँ पर चल सकता है, कैन बी एफ सी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा के यहाँ पर चल सकता है। आगे बढ़ते हैं। Bank the bank cancel a certificate of registration granted to non-banking financial company under this section। बैंक ने, जो आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक एनबीएफसी को दिया था,
उस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को एनबीएफसी बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। और क्या किन किन बेसिस पे कैंसिल कर सकता है कि भाई अगर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने काम करना, बिजनेस करना ही बंद कर दिया, या फिर उसने जो जिस कंडीशन पे आरबीआई ने उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था, उस कंडीशन को कंपनी क्या नहीं कर रही, फॉलो नहीं कर रही, कंपनी हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस, या फिर जो ए से लेके जी तक जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर एट एनी टाइम कंपनी फेल टू फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन रेफर टू इन क्लेयर्स डी टू जी, जो ये ऊपर कंडीशन दे रखी है, अगर कंपनी फेल हो जाती है इन कंडीशन को फॉलो करने में, अगर कंपनी फेल हो जाती है टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड बाय द आरबीआई टू मेंटेन अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ, कि भाई कंपनी अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती, या फिर सबमिट, ये क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी फेल हो जाती है, आरबीआई ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगी, कोई रिटर्न मांगी, लेकिन आर एनबीएफसी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है टू सबमिट और ऑफर फॉर इंस्पेक्शन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट व्हेन सो डिमांडेड बाय द इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी, तब भी क्या होगा, तब भी उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये बात होती है यहाँ पे कि किन किन बेसिस पे एक आरबीआई जो है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। बट आरबीआई जब ये कहना चाह रहा है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर कैंसल अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड दैट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ क्लोज 2 or has failed to fulfill the condition referred to in the clause 3, the bank, unless its opinion that the delay is cancelling the certificate of registration shall be prejudicial to the public interest or interest of depositor or non-banking financial company shall give opportunity of being heard. मतलब बिफोर कैंसलिंग, यहाँ पे लिखो बिफोर कैंसलिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, before cancelling the certificate of registration, the RBI shall give an opportunity of being heard, to the NBFC। भाई किसी भी एनबीएफसी के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने से पहले बैंक उसको क्या करेगा, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके आपका चलेगा। तो यहाँ तक आप पढ़ लो, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स ओनली इनफ। ये है कंडीशंस, आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब एक एनबीएफसी आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी, जब एक एनबीएफसी आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी, तो क्या प्रोसीजर होगा, बात करते हैं उसका क्या प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन विद द आरबीआई। द एप्लीकेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन and submit a physical copy of the application along with necessary document to the regional office of the RBI। मतलब एनबीएफसी क्या करेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेगी, एप्लीकेशन फाइल करेगी, और उस ऑनलाइन एप्लीकेशन की फिजिकल कॉपी को सबमिट करेगी कहाँ पे, जो उनका क्या होगा, रीजनल ऑफिस होगा, जो उनका क्या होगा,
रीजनल ऑफिस होगा आरबीआई का, वहां पर सबमिट करेगी। द एप्लीकेशन कैन बी सबमिट ऑनलाइन बाय असेसिंग आरबीआई सिक्योर वेबसाइट। इस वेबसाइट पे cosmos.rbi.org.in, आपको यहाँ जाना है, कॉस्मोस एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। वहां पे आपको अपनी यूजर आईडी की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको डायरेक्टली जाना है। कंपनी फिर क्या करेगी, द कंपनी कैन क्लिक ऑन द क्लिक फॉर द कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑन द लॉगिन पेज ऑफ कॉस्मोस एप्लीकेशन। कॉस्मोस एप्लीकेशन में आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करोगे, एक विंडो शोइंग द एक्सेल एप्लीकेशन, वहां पे क्या होगा, एक एक्सेल एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगी जिसको आपको डाउनलोड करना है। आप उसको डाउनलोड करोगे। द कंपनी कैन देन डाउनलोड सुटेबल एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम दी अबव वेबसाइट, की इन द डाटा एंड अपलोड द, और उसमें क्या करेगी, उस एक्सेल वाली एप्लीकेशन के अंदर जो डाटा है वो फिल करेगी और उस एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड करेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, आरबीआई की कौन सी वेबसाइट पे जाना है, आरबीआई की वेबसाइट पे जाना है cosmos.rbi.org.in, इस पे जाना है। इस पे ही जैसे जाओगे, एक ऑप्शन आता है क्लिक, क्लिक पे जैसे आप करोगे एक अलग से विंडो ओपन होगी। अलग से विंडो जब ओपन होगी, वहां पे किस लिए होगी, वो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए होगी। एक एक्सेल फॉर्म दिखेगा, उसको डाउनलोड करना है, उसमें अपना डाटा फिलअप करना है और उसको अपलोड कर देना है। समझ आ गए। द कंपनी में नोट टू इंडिकेट द करेक्ट नेम ऑफ द रीजनल ऑफिस इन फील्ड C8 ऑफ द इलेक्शन आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर, मतलब अपना जो करेक्ट रीजनल ऑफिस है उसका आप आराम से क्या करोगे, चूज करो। द कंपनी वुड देन गेट अ, जैसे ही वो अपलोड करोगे आपको एक कंपनी एप्लीकेशन CARN नंबर मिलेगा, आपको कंपनी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। देयर आफ्टर द कंपनी हैज टू सबमिट, और उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसकी हार्ड कॉपी, बस उसकी फिजिकल कॉपी आप क्या करोगे, कहाँ सबमिट करोगे, रीजनल ऑफिस के अंदर। रीजनल ऑफिस के अंदर क्या करोगे, सबमिट करोगे। उसकी कॉपी आप कहाँ सबमिट करोगे, रीजनल ऑफिस के अंदर सबमिट करोगे। द कंपनी कैन देन क्लिक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द अबव मेंशन्ड सिक्योर एड्रेस बाय क्लिकिंग द एक्नॉलेजमेंट नंबर। द कंपनी देन चेक द स्टेटस ऑफ, और आप अपनी CARN नंबर का, एक्नॉलेज नंबर का यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। समझ आ गई। लेकिन अब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाओगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाने के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं भाई। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन NBFC ND, भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है आरबीआई में एज अ NBFC रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफाइड कॉपी और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की सर्टिफाइड कॉपी आपको जरूरत पड़ेगी। आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट क्लोज, मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट होगा उसके एब्स्ट्रैक्ट, जो एमओए के अंदर आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी। बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन किसके रिगार्डिंग, that the company is not carrying over any NBFC company, stop NBFC company and will not carry on commence the same before getting registration। आप बोर्ड रेजोल्यूशन भी अटैच करोगे जिसमें आप ये मेंशन करोगे कि अभी कंपनी किसी तरह से NBFC कोई भी एक्टिविटी कैरी नहीं कर रही, अगर वो कर रही है तो वो स्टॉप कर देगी जब तक कि उसको आरबीआई से क्या नहीं मिल जाता, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता। दूसरा क्या रेजोल्यूशन पास होगा, द UIB इन द ग्रुप वेयर द डायरेक्टर होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और otherwise has not accepted any public deposit in past, does not hold any public deposit, has on the date and will not accept the same in future। ये कहना चाह रहा है कि भाई डायरेक्टर का अगर कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है
ये कहना चाह रहा है कि डायरेक्टर का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो उसने डायरेक्टर ने क्या नहीं किया, कोई पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया। द कंपनी हैज फॉर्मुलेटेड फेयर प्रैक्टिस कोड, कंपनी ने एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस फेयर प्रैक्टिस कोड को क्या किया है, बनाया है। द कंपनी हैज नॉट accepted public fund in past, does not hold any public fund as on the date and will not accept any future public fund without the approval of RBI। कि भाई किसी भी पब्लिक फंड को आरबीआई की अप्रूवल के बिना कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये रूल रेगुलेशन लगाएगा। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कस्टमर इंटरफेस एज ऑन द डेट एंड विल नॉट हैव एनी कस्टमर इंटरफेस इन फ्यूचर विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के अप्रूवल के बिना एनबीएफसी का कोई कस्टमर इंटरफेस भी नहीं होगा। उसके बाद कॉपी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, बैंकर सर्टिफिकेट ऑफ नो लीन इंडिकेटिंग बैलेंस इन द सपोर्ट ऑफ एनओएफ, ये भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद फॉर कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, अगर कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो पिछले 3 सालों की कंपनी की ऑडिट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, वो भी आप अटैच करोगे डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ, ऑडिटर रिपोर्ट के साथ। बैंकर की रिपोर्ट, बैंकर की रिपोर्ट भी आप प्रॉपरली क्या करोगे, यहाँ पे अटैच करके यहाँ पर चलोगे। बैंकर रिपोर्ट इन केस ऑफ एप्लीकेंट कंपनी इज अ ग्रुप, सब्सिडरी, एसोसिएट, होल्डिंग कंपनी, रिलेटेड पार्टी, डायरेक्टर ऑफ द एप्लीकेंट कंपनी, हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अदर कंपनी। ये कहना चाह रहा है कि भाई बैंक रिपोर्ट इन केस ऑफ एप्लीकेंट कंपनी जो है, या फिर इट इज ग्रुप कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, रिलेटेड पार्टी है किसकी, डायरेक्टर की, एप्लीकेंट कंपनी के डायरेक्टर की, जहां पर उसका क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। Banker report should be about the dealing of these entity with this banker, so has a depositing entity or a borrowing entity। और ये भी बताया जाएगा कि भाई किस तरह की डीलिंग है इन कंपनी की बैंकर बैंक के साथ, किस तरह की डीलिंग है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। तो आपका यहाँ पे एनबीएफसी आज खत्म होता है, यहाँ पे हमारा पूरा एनबीएफसी खत्म हो गया। प्लीज एनबीएफसी को अच्छे से पढ़ लो। अगर आपने एनबीएफसी अच्छे से पढ़ लिया, बाकी आगे की जो